ओके, स्टार्ट करते हैं तो वेक्टर्स चैप्टर से ही। बच्चों, कल एक लास्ट क्वेश्चन किया था हमने कि वहाँ पर आर जो रिजल्टेंट था उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा गिवन था। तो उस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना था मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस फाइंड कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो एक बार मैं लास्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, देखिए एक बार फिर ले लेते हैं इस क्वेश्चन को। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, एक ए वेक्टर गिवन है हमारे पास 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। एक बी वेक्टर गिवन है 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ इसका रिजल्टेंट थीटा एंगल बनाता है। देन फाइंड कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड कोस थीटा, ये हमारा क्वेश्चन था, कल किया था हमने लास्ट क्वेश्चन। एक बार फिर से कर लेते हैं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। तो देखिएगा यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रिजल्टेंट का जो एंगल बन रहा है, देखिए यहाँ पर अगर हम मान के चलें कि एक कोई भी वेक्टर, ये है ए वेक्टर, ये कोई भी वेक्टर है बी वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा लिखते हैं हम। लेकिन अब यहाँ पर रिजल्टेंट के साथ थीटा पूछा है, तो ये जैसे मान लीजिए अगर मैं पैरेललोग्राम ड्रा करके और इसका रिजल्टेंट मार्क कर दूं यहाँ पर, ये डायगोनल इसका रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, जिसको कि हम डायरेक्शन के लिए बीटा यूज करते थे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब हमें कंफ्यूजन ये थी कि अगर मैं मान लीजिए, अगर मैं यहाँ पर a डॉट बी का फॉर्मूला यूज करता हूँ और ए बी कोस थीटा यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ कोस थीटा, तो बच्चों ये आंसर गलत होगा, क्योंकि ये जो कोस थीटा, थीटा जो एंगल होता है बिटवीन ए एंड बी, ये वाला लेते थे हम थीटा, बट अब यहाँ पर इसको थीटा बोला हुआ है, तो इससे नहीं होगा। आप मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले पे जाएंगे, अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कोस थीटा। तो इसमें भी जो थीटा होगा वो यही होगा, ए और बी के बीच में एंगल, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। तो फिर था भाई सर कैसे सोल्व करें इसको, तो ये हमें समझना था इसमें। तो मैंने एक चीज ये भी बताई आपको, अगर आप इस आर को, इस रिजल्टेंट को ही रिजोल्व कर लें, ये वाला कंपोनेंट और एक इसका ये वाला कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस आर का आर एक्स, जिसको कि लिखेंगे आर कोस थीटा से। तो यहां से हमें कोस थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी बच्चों, कोस थीटा इज इक्वल्स टू आर एक्स अपॉन में आर करके। ये फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं। अब सर आर एक्स कैसे पता चलेगा, आर कैसे पता चलेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट है ये आर। तो आर ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, प्लस करता हूं तो 5 3 8 आई कैप 7 जे कैप प्लस 9 के कैप। और आर वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं, आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप और जी आर जेड के कैप। तो ये रहा आर एक्स, ये 8
तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब r ये मैग्नीट्यूड है भाई, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं ना सर r से। तो r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर एक्स स्क्र प्लस आर वाई स्क्र प्लस आर जेड स्क्र, मतलब 8 का स्क्र प्लस 7 का स्क्र प्लस 9 का स्क्र, उसका अंडर रूट करेंगे, r आएगा, वो r यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कोस थीटा। ओके कोमल, यस सर। तो करके देख लेना इस क्वेश्चन को भी। कल एक क्वेश्चन और भेजा गया था मेरे पास, कवित ने एक क्वेश्चन भेजा था, वेक्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है बच्चों, ये भी कर लेते हैं एक बार, देखिए एक अच्छा क्वेश्चन ही है। एक सेकेंड में क्वेश्चन, हाँ ये है क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन भी करना है आपने अभी। क्वेश्चन में है कि रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन दे दी है, एक्सवाई प्लेन में होगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है वेक्टर से, क्या लिखा हुआ है उसके डायरेक्शन को, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ए डायरेक्शन आई कैप और जी प्लस आई कैप प्लस 3√3 जे कैप, ये लाइट जो इंसिडेंट हुई ट्रेवल कर रही है इन ए डायरेक्शन, इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर, इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर पे जाके टकराती है, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल अलोंग द डायरेक्शन, और आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो ट्रेवल करती है अलोंग डायरेक्शन, ट्रेवल्स अलोंग डायरेक्शन, अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, वो हो गई है 1/2, ये क्वेश्चन पूरा हाँ इस तरह से है, 1/2 इसके आगे भी है भाई, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, रह गया था ये, यहाँ पर भी 1/2, अब हो गया है 1/2 और आई कैप -√3 जे कैप, ये द एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा गया है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। बच्चों ऑप्शन देख के तो आपको पता चल जाएगा जो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं ये कहता आपसे कि ये क्या 90 डिग्री पे फॉल हुई होगी, प्लेन मिरर याद करो थोड़ा सा 10th क्लास का प्लेन मिरर, ये प्लेन नो मिरर, सर, ये प्लेन मिरर हो गया, अगर इस पे 90 डिग्री पे इंसिडेंट होती तो तो उसी सेम लाइन सेम तो लाइन, ये सेम सेम लाइन पे वापस आती, और फिर यहाँ पर माइनस लगा देते सिर्फ ओनली, ये जो पूरा है ना इंसिडेंट, ये पूरा ये वैल्यू जो पूरी है इसके आगे ओनली माइनस साइन लग जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉर्मली इंसिडेंट नहीं हुई है। और इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं ना वो कुछ इस तरह से दे रखे हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और जी 75 डिग्री। तो 90 तो है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि 90 अगर होता तो 90 पे वापस आती वो, मतलब सेम एंगल पे वापस आ जाती, तो जीरो हो जाता उसका रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है बट यहाँ पर तो 90 डिग्री होता, बट 90 पे तो है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब वो 90 के ऊपर इंसिडेंट हो भी नहीं रही है। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि एक रे ऑफ लाइट है ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, ये एक प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन, इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अब इधर चली जाती है, ये डायरेक्शन हो गई उसकी, तो बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। तो सुनना भाई ध्यान से, मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर होगा, ये प्लेन मिरर हो गया, इस पे कोई भी रे ऐसे गई होगी मान लीजिए,
तो नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे इसका, ये नॉर्मल इसका हो जाएगा, इतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसको बोलते थे हम इंसिडेंट रे, ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। तो बच्चों एक चीज देखो, ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ये हमारा वेक्टर बी हो गया, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं ऐसे, तो हमें ए और बी के बीच का एंगल ये, इसको ले लेंगे थीटा से। मेरी बात समझ में आ रही होगी तो अब आप कर पाएंगे सोल्व, कि यहाँ पर ये एक ए वेक्टर था ऐसे जो इंसिडेंट हुई, फिर ये रिफ्लेक्ट हुई ऐसे, तो ये बी वेक्टर मिल गया। अब ए ऐसे जा रहा था आगे ऐसे, और बी इधर आ रहा है, तो ए और बी के बीच का जो एंगल है, ये एंगल इसको हम थीटा लिख सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर ये एंगल मिल जाए, तो आप नॉर्मल के साथ, या आप ये पूरा एंगल भी निकाल सकते हैं 180 माइनस में ये थीटा करके, और फिर आप ये भी निकाल सकते हैं इसका हाफ करके। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई, कंसेप्ट समझ में आया है? कैलकुलेशन आपने करनी है। अब पहली चीज मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या कंसेप्ट समझ में आया है? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिए सभी, कि क्वेश्चन हमारा इस तरह से था कि ये कोई भी एक प्लेन मिरर है भाई, यहाँ पर देख लीजिए, इस पे एक रे जाके गिरती है, ए वेक्टर जिसको लिख रहा हूं मैं, तो ये हमारा जो पहले इंसिडेंट रे था, ये ए वेक्टर हो जाएगा, ये ए वेक्टर हो जाएगा, फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये बी वेक्टर हो जाएगा। अब ए और बी में एंगल कितना मिलेगा, अगर मैं इस ए को बढ़ा दूं, इसको मत मोड़ना, अरे भाई ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, ये ऐसे जा रही थी इंसिडेंट, इधर रिफ्लेक्टेड है ये, तो ये वाला एंगल बोला जाएगा इनके बीच का एंगल, ये तो जानी थी ऐसे, इधर आ गई यहाँ पर, तो इनके बीच का ये एंगल है, इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लेता हूं, तो फिर हम निकाल सकते हैं ए का नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल, जिसको कि हम आई बोलते हैं। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, ए और बी के बीच में एंगल, आप यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, पढ़ के आए हैं, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। चलो मुझे फटाफट एक बार थीटा बता दो, सोल्व करके क्या आता है, अपना आंसर चैट बॉक्स में भेज देना, थीटा कितना आता है एक बार जल्दी से सोल्व करके। ए और बी आपके पास मिल गए हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, देख लीजिए ठीक से, ए और बी, इसको फास्ट कैलकुलेट करके मुझे एक बार थीटा बता दीजिए कितना आता है ये थीटा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए, आना चाहिए आपको ये क्वेश्चन। कोस थीटा की वैल्यू निकालो और फिर वहां से थीटा बताओ कितना आएगा। कोस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन में ए बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। वेरी गुड, आंसर आने लग गए। चलिए बाकी भी चेक कीजिए भाई, कवित बोलता है 120 डिग्री, गर्ल्स में चेक करके बताओ क्या ये आ रहा है 120 डिग्री। थीटा की वैल्यू 120 डिग्री। यस अंजलि 120 डिग्री राइट, शाबाश। मुस्कान कंचन, सभी का आंसर सेम आ रहा है। बस तो भाई अब हो गया क्वेश्चन, अब कुछ नहीं बचा है इस क्वेश्चन में। चलो अब जिसने कर लिया ना 120 डिग्री, अब इन चारों ऑप्शन में से अपना आंसर भी बता दो। निकिता भी 120 डिग्री, अब आप आंसर भी बता सकते हैं। यू आर कैपेबल, नाउ यू आर कैपेबल टू गिव आंसर, बताइए जल्दी से। हाँ नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस कवित पकड़ गया, राइट राइट अमन। निकिता हाँ अब ठीक आई है।
यस अंजलि राइट, गुड। मुस्कान कंचन राइट। ओके, वेरी गुड बच्चों। तो देखिए यहाँ पर अब आपका ये जो एंगल आया, ये थीटा आया 120 डिग्री का। तो 120, तो ये पूरा कितना, ये पूरा ये इतना 60 डिग्री। तो फिर ये कितना, इसका हाफ 30 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट। ये क्वेश्चन था। सर यस। सर हमने ये जो cos थीटा है, ये हम्म, ए और बी के बीच में क्यों नहीं लिया, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के? देखिए इंसिडेंट जो है ना, ये वेक्टर जा इधर रहा था, वेक्टर इधर, ये वेक्टर इधर जा रहा था। अब हम क्या करेंगे, ये इधर मुड़ गया, लेकिन जाना तो इधर था ना। तो एक तरह से आपका पूरा ये वेक्टर इधर है बच्चों, ये इधर है। और फिर बी वेक्टर आपका ये आया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल ये है फिर, क्योंकि इस डायरेक्शन में था ये वेक्टर ए, इस डायरेक्शन में, और फिर बी इस डायरेक्शन में आया है। तो फिर हम ये एंगल लेंगे। अब याद करो आप कैसे लेते हो, ए ऐसे और बी ऐसे, तभी तो एंगल थीटा लेते हैं ये। मतलब इस तरह से टेल से टेल आप अगर इसकी चेक करेंगे तो ऐसे थोड़ी ना है कि ए ऐसे है और फिर बी ऐसे है तो फिर ये एंगल थीटा नहीं। ये डायरेक्शन चेक करो, ए इधर जा रहा था, बी इधर आ गया, तो ये है एंगल टेल से टेल जहां से, तो ये एंगल लेंगे हम इसका थीटा। ठीक है कवित? यस सर। हाँ। तो डायरेक्शन से चेक करना है कि ए की डायरेक्शन किधर थी ऐसे, और बी की डायरेक्शन इधर हो गई, तो इनके बीच का एंगल, ना कि ये और फिर ये। तो ये भाई क्वेश्चन हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड ही। तो ठीक है, आ गया होगा समझ में सभी बच्चों को। अब मैं एक बार इसका एक मल्टीप्लिकेशन रूल और बता देता हूं आपको, जिसको कि हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से समझ लेना अभी इसको भी, फिर इसके क्वेश्चन करने हैं आपने। तो क्रॉस प्रोडक्ट में फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यहां पर जो आपका ये जो रिजल्ट आया है ना, रिजल्ट जो आया है वो आपका यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में आया है, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं एन कैप, डायरेक्शन पता चल रही है यहाँ से, नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है। और ये ए और बी से नॉर्मल होता है। मतलब अगर आप ये करेंगे ना ए क्रॉस बी, तो कोई तीसरा वेक्टर मिला हमें सी, वो सी इतना होगा, उस सी का मैग्नीट्यूड तो होगा ए बी साइन थीटा, और उस सी की जो डायरेक्शन होगी वो एन कैप। एन कैप इसलिए क्योंकि ये जो सी होगा, सी इज नॉर्मल टू ए एंड बी, ए और बी वेक्टर से परपेंडिकुलर मिलेगा। सर ऐसे कुछ समझ में नहीं आया, ये तो चलो ठीक है, याद करने की बात होगी, थोड़ा समझा देते हैं। तो समझाने के लिए बच्चों मैं एग्जांपल लूंगा पेंडुलम का। ये पेंडुलम हो गया, इसका मास m हो गया, फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट से इस पेंडुलम बॉल का ये डिस्टेंस पोजीशन, इसको मैं r वेक्टर से लिख लेता हूं। और देखिए मैं यहां पर बच्चों टॉर्क की बात करूंगा। टॉर्क, टॉर्क को जैसा हम लिख के आए, आप अभी फॉर्मूला याद रख लीजिए। आप 5th यूनिट में टॉर्क को पढ़ेंगे, पूरा डेरिवेशन की किस तरह से ये फॉर्मूला आता है। तो टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम फिक्स पॉइंट, फ्रॉम फिक्स पॉइंट। मान लीजिए आपका फोर्स इस लाइन पे लग रहा होता, पेंडुलम पे ऐसे फोर्स लग रहा है, तो आपका टॉर्क यहां पर होता मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, वैल्यू फोर्स की F इनटू
इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से फिक्स पॉइंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसा कि ये रहा जो कि r है, तो हम लिख देते हैं सर F इंटू आर। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से फिक्स पॉइंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से फिक्स पॉइंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस F इंटू आर, ये फॉर्मूला टॉर्क का होता है और यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है। चलिए अब मैं कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, ये ए डायग्राम हो गया। यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन मैंने ये चेंज कर दी बच्चों की, ये जो पेंडुलम था ना हमारा, और यहाँ से ये जो आर था, अब इस पेंडुलम पे फोर्स मैं बिल्कुल 90 डिग्री पे ना लगा के किसी एंगल पे ऐसे लगा देता हूँ, किसी एंगल पे ऐसे लगा देते हैं, ये लगा दिया मैंने, एफ फोर्स लगा दिया ये, और ये मान लीजिए यहां पर एंगल थीटा आर के साथ ऐसे बना रहा है, ये थीटा हो गया। ध्यान से सुनिएगा, मुझे स्क्रीन पे देख रहे हो तो ये एक पेन है, मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ 90 डिग्री पे आर के साथ, तो ये घूम रहा है, ऊपर जा रहा है, रोटेशनल मोशन। अब मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने वर्क को भी समझाया था डॉट प्रोडक्ट में आपको कि जब हमने ऐसे सीधा फोर्स लगाया तो बॉडी चलने लगी उसी डायरेक्शन, लेकिन किसी एंगल पे फोर्स लगाया तो एक कंपोनेंट ने चलाया था। अब मैं यहाँ पर देखिए वो कंपोनेंट की ही बात करूंगा, ये एंगल थीटा है यहाँ से, तो इसको भी हम अल्टरनेट एंगल थीटा कहेंगे। इस एफ को रिजोल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट एफ कोस थीटा लिखेंगे, ये कंपोनेंट एफ साइन थीटा लिखेंगे। अब जल्दी से बता दो मुझे, फटाफट बता दो, इसको घुमाने, इधर घुमाने वाला फोर्स का कौन सा कंपोनेंट यूज में आएगा? एफ कोस घुमाएगा या एफ साइन घुमाएगा? एफ साइन। एफ साइन, एफ नहीं घुमाएगा, एफ साइन घुमाएगा, एफ कोस नहीं घुमाएगा, पूरा एफ नहीं घुमाएगा। इसलिए अब बच्चों यहाँ पर टॉर्क का हम फॉर्मूला लिखेंगे एफ साइन थीटा इंटू आर, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है फिर एफ साइन थीटा इंटू आर। या आप इसको ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें ना, तो आप जैसे लिख रहे हैं ना ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी, वही कंडीशन बन गई है। मतलब आप इसको ये लिख सकते हैं एफ क्रॉस में और आर, इस तरह से। तो ये एफ आर साइन थीटा वही फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप ए क्रॉस बी को सोल्व करते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर तो आता है ए बी साइन थीटा। ये अभी बात मैं ओनली मैग्नीट्यूड की कर रहा हूँ। तो अगर ये थीटा 90 होता, यहाँ पर थीटा 90 मतलब ऐसे लग रहा होता फोर्स, तो टॉर्क मैक्सिमम लग रहा होता। ये टॉर्क का एक फॉर्मूला आ गया एफ साइन थीटा इंटू में आर। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए, सर हाँ बोलिए। सर फिर तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। यस, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। अभी मैं वेक्टर लगाऊंगा इस पे, मैंने तो अभी मैग्नीट्यूड की बात करी है। बिल्कुल राइट है, टॉर्क एक फोर्स ही है और वेक्टर क्वांटिटी है। अभी मैं इस पे वेक्टर लगाने जा रहा हूँ, ये मैंने अभी सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड की बात की है। तो अब ये टॉर्क जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है जी। तो इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, तो टॉर्क पे लगाएंगे वेक्टर और इस पे आर को आगे लिखेंगे आर क्रॉस एफ। अब दिमाग में एक और क्वेश्चन घूम गया, चलो बताओ क्या घूम गया, क्वेश्चन क्या बन गया? आर क्रॉस एफ लिख रहा हूं मैं इसको। सर इस टॉर्क को जो आपने आर क्रॉस एफ लिखा है, इसको एफ क्रॉस आर क्यों नहीं लिखा? आप डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन ए क्रॉस बी को अगर आपने बी क्रॉस ए लिखना है तो उसके आगे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, एक नंबर की बात ये वाली। ए क्रॉस बी को अगर आप बी क्रॉस ए लिखेंगे तो आगे माइनस लगाएंगे, ये इसकी एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। वहां कम्यूटेटिव था या एंटी कम्यूटेटिव, तो इसका बड़ा ध्यान रखना है कि आगे कौन सा रखना है पीछे कौन सा रखना है जब आप क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करेंगे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि मान लीजिए भाई यहाँ पे मैं इस टिप के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ये फिक्स पॉइंट है मेरे पीछे, अगर मुझे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो ये आर हो गया पूरा, और इधर फोर्स लगा रहा हूँ मैं ऐसे, तो ये इस तरह से घूमना शुरू कर देता है। आप इसको ना अपने खुद भी एक बार सोचना, अप्लाई करके देखना। तो ये टिप यहाँ पर जो है
ये आर है इस डायरेक्शन में और ऐसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो जैसे ही मैं आर से एफ की तरफ जा रहा हूँ, आर से एफ की तरफ जा रहा हूँ, तो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। या आप देखो एक बार, ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ पर आर है, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, चलिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं इसको इधर, तो ऐसे आर हो गया और ऐसे एफ हो गया। तो जैसे ही मैं आर से एफ की तरफ अपनी फिंगर को ऐसे घुमाता हूं तो मेरा थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन देता है राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। देखिएगा फिर से, आर से फिक्स पॉइंट यहाँ तक ये घूम रहा है, ये वाला एंड यहाँ फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से उस फ्री एंड तक मैंने आर देखा, फिर मैंने ऐसे फोर्स लगा रखा है, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया तो थंब आ गया जी ऊपर की तरफ। तो जैसे ही आपने आर क्रॉस एफ किया तो राइट हैंड थंब रूल से जो थंब आ रहा है वो अपवार्ड आ रहा है ऊपर की तरफ, और ऊपर वाले जर्नली हम जो वैल्यू होते हैं वो पॉजिटिव में रखते हैं, तो इसलिए अब इस टॉर्क को पॉजिटिव में रखा जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर एफ क्रॉस आर कर देंगे तो एफ क्रॉस आर करने से यहाँ पर माइनस, क्योंकि वो क्लॉकवाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरे पॉइंट ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमने ये समझा इस एग्जांपल से कि एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, क्योंकि क्लॉकवाइज अगर चले गए, ठीक है ना, कि अगर आप एफ से आर पे जा रहे हैं, ठीक है, एफ से आर पे जा रहे हैं तो थंब नीचे जाएगा, एफ से अगर आप आर पे जा रहे हैं तो थंब आपका नीचे जाएगा, तो क्लॉकवाइज रूल से ये नीचे की तरफ डायरेक्शन दे देगा, तो यहाँ पर आप माइनस साइन का यूज करेंगे, ठीक है भाई। और एक इसमें तीसरी बात मैं बता देता हूं कि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपने जैसे देखा कि आर तो इस डायरेक्शन में था, एक्स में, सॉरी वाई में आर, और फोर्स ऐसे लग रहा था एक्स में, तो टॉर्क किधर आया ऊपर की तरफ जेड में, तो आर और एफ से हमेशा परपेंडिकुलर होगा टॉर्क, तो राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल से हम इसके डायरेक्शन चेक कर सकते हैं। तो ये जो टॉर्क होगा ना, ये जो सिंबल दे रहे हैं टाउ का, ये परपेंडिकुलर टू बोथ एफ वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो गई, इतना समझ में आया मुझे बताइए एक बार। क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल से जो वेक्टर क्वांटिटी आया है वो वेक्टर दोनों वेक्टर से, जैसे एफ और आर से यहाँ पर टॉर्क कैसा है परपेंडिकुलर मिलेगा, इसलिए हम साथ में एन कैप लगा के चलते हैं। तो भाई ये जो लिख रहे हैं ना फॉर्मूला, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड और एन कैप डायरेक्शन। एन कैप मतलब जो ये रिजल्ट आया है ये इन दोनों से परपेंडिकुलर मिलेगा, जो ये टॉर्क आया है ये एफ और आर से परपेंडिकुलर मिलेगा। यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो एक बार पूछ सकता है भाई, फिर मैं इसमें और बात करता हूँ। अभी टॉर्क के बेसिक की इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके कर लेंगे भाई, यस सर। इतना समझ में आ गया है आपको? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है डॉट से, थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, बट एक बार समझ में आ गया तो फिर मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया है तो फिर यूनिट वेक्टर को उठा लेते हैं। यूनिट वेक्टर की फॉर्म में क्या मिलेगा ये हमें देखिएगा, ये सभी पॉइंट्स आप ना मार्क करते चलेंगे, या लास्ट में मैं लिखवा भी दूंगा आपको। इसके बाद देखिएगा यूनिट वेक्टर से, फ्रॉम यूनिट वेक्टर आप वहां पर आई डॉट आई को 1 करते थे डॉट प्रोडक्ट में, और आई डॉट जे जैसे ही आता था 0, डिफरेंट यूनिट वेक्टर का। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं अगर आप आई क्रॉस आई कर रहे हैं तो क्या आएगा, अब आप आई क्रॉस आई सोल्व करेंगे तो आई आई साइन थीटा ऐसे लिखेंगे। अब थीटा कितना होगा इस कंडीशन पे, अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग मिलेंगे दोनों आई, आई ये भी और ये वाला भी दोनों एक साथ हैं तो थीटा 0 और साइन 0 0, तो भैया आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे भी 0, के क्रॉस के भी 0, लेकिन आई डॉट आई 1 था, यहाँ आई क्रॉस आई 0 है, ध्यान रखना है। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है क्योंकि साइन 0 0 हो जाएगा।
तो सेम वेक्टर का अगर कहीं पर ऐसा आ गया ना ए क्रॉस ए तो भी जीरो, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है सर, डिफरेंट का फिर क्या होगा? डिफरेंट का यहाँ जीरो था लेकिन यहाँ जीरो नहीं आएगा, तो फिर कैसे पता करेंगे? अगर आपका आई क्रॉस जे आ गया, क्या करना है आपने? एक सर्कल बनाना है, उस पर एंटी क्लॉकवाइज का एरो दिखा लो पहले। अब आप यहाँ पर सबसे टॉप पे तो लिख लो आई, यहाँ पर लिख लो जे, और यहाँ पर लिख लो के। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ी होगी आपने, वेक्टर जब पढ़ाया होगा चैप्टर, मैं वो पूरी नहीं करा रहा हूँ, मैं तो बस इसका ब्रीफ पूरा लेके चल रहा हूँ। तो जैसे ही आप आई क्रॉस जे करेंगे, ऐसे जा रहे हैं आई क्रॉस जे, ऐसे आई क्रॉस जे, तो आप देखना कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो आपका आंसर होगा सर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी या नीचे की तरफ आएगी? स्क्रू को जब एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी स्क्रू को खोलना हो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। एक ऐसे स्क्रू है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ आएगा, खुल जाएगा। ऊपर की तरफ आ रहा है तो प्लस, और आई और जे का परपेंडिकुलर कौन होता है? के, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू प्लस का के। क्या मेरी बात से संतुष्ट हो? समझ में आ गई है? यस सर। हाँ, तो ये सब पॉइंट ना आपको याद भी रखने हैं, या एक जगह लिख लोगे ना तो फिर याद रह जाएंगे ये। अब आप कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट करके देख सकते हो किसी भी यूनिट वेक्टर का। मान लीजिए मैं कर रहा हूं के क्रॉस जे, तो आगे कौन है? के से जे पे मैं ऐसे जा रहा हूं। सर ये तो क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज हो गया तो भैया माइनस आई कैप हो जाएगा, क्योंकि के और जे का परपेंडिकुलर आई। माइनस क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में स्क्रू नीचे, नीचे के डिस्टेंस नेगेटिव, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव। तो एंटी कम्यूटेटिव की बात हो गई है, इसके फॉर्मूले की बात हो गई है, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होगा दोनों का, इसकी बात हो गई है, यूनिट वेक्टर की बात हो गई है। ये सभी क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। एक इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग और समझो। अच्छा, तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट निकलना आता है डिटरमिनेंट्स के टर्म में? नहीं आता है तो एक बार देख लो, मैं एक क्वेश्चन जैसे करा दूं। मान लीजिए कोई भी एक ए वेक्टर होता है, ये रूल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डिस्कस हो चुका है, वो रूल मैं यहाँ पर अप्लाई करके सोल्व कर रहा हूँ। अगर कुछ टाइम के बाद क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है तो दोबारा सेम आईडी पे ज्वाइन कर लेना। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है क्रॉस प्रोडक्ट का, वेक्टर का। दूसरी बार ज़्यादातर बच्चे पढ़ रहे हैं, आना चाहिए अब ये सभी को, बहुत ज़्यादा यूज में आता है। एक ए वेक्टर है बच्चों, मान लीजिए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। एक बी वेक्टर है, मान लो 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ऐसे दो वेक्टर दे दिए और बोला भाई इनके क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करो। तो क्या करना है आपने? a क्रॉस b इज इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट की टर्म में सोल्व किया जाता है, i लिखेंगे, j लिखेंगे, k लिखेंगे। ये रूल पूरा ड्राइव कर चुके हैं। कोफिशिएंट लिखना है आई के नीचे आई का, ए का सबसे पहले, तो यहाँ पर 1 है, 1 2 3, और यहाँ पर बी का लिखिए अब नीचे इसके, क्योंकि हम ए क्रॉस बी, पहले ऊपर ए रखना है फिर बी का, 2 1 2 और 1 1। देखिए कैसे सोल्व करना है। आपने सबसे पहले आई लिखना है, इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, पहले लेफ्ट जाना है 2, माइनस फिर राइट जाना है 3, फिर जैसे जे पे आओ ना, जे पे हमेशा माइनस लगा के चलना, याद रख लो, ये डेरिवेशन कर चुके हैं कैसे बनाए रूल, माइनस जे। अब जे के नीचे वाली लाइन को छोड़ दो और जे के ऊपर साथ वाली लाइन को छोड़ दो, तो ये रह गया। अब इसकी मल्टीप्लाई, ये छूट गया है ये पूरा इसमें, अब ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होने 1, फिर 2 की 3 के साथ -6, फिर के में प्लस ही रखना है, आई और के में प्लस आएगा, जे में माइनस आएगा, के नीचे। तो मैं यहां बता रहा था आपसे, अब हम के साथ कर रहे हैं, तो के नीचे वाली लाइन, ये लाइन छोड़ दीजिए। अब ये बच गए तो इसके साथ मल्टीप्लाई 1 - 4। ठीक है, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अब आप इसको ठीक करके लिख देंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस आई कैप, और ये -5 माइनस माइनस प्लस 5j कैप, और ये -3k कैप। ये आपका ए क्रॉस बी। अब अगर आप देख रहे हैं तो ए क्रॉस बी में आई कैप जे कैप के कैप, मतलब डायरेक्शन आ रही है। तो डायरेक्शन आ रही है तो ये कैसी क्वांटिटी मिली है आपको? वेक्टर।
इसलिए इसका दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी रखा जाता है। तो ए क्रॉस बी जब करेंगे तो रिजल्ट आपका वेक्टर ही आएगा, और वो वेक्टर इन ए और बी से परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ से ये वेक्टर क्वांटिटी आएगी और वेक्टर क्वांटिटी आ रही है ये, और ये इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा। मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप इसका मैग्नीट्यूड वही रूट करके आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यस, क्लियर है? आपने किए होंगे ऐसे क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं आएगी इनके अंदर, सिंपल क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है भाई, अभी हम करेंगे भी क्वेश्चन, मैं तुम्हें क्वेश्चन करने के लायक ही बना रहा हूँ पहले अभी, फिर हम सारे पॉइंट्स इसके डिस्कस कर लेंगे। तो मुझे अब एक पॉइंट और कराना है आप लोगों को, वो बड़ा ध्यान से समझिएगा। कोई बात नहीं, आज अगर हमारे क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन कंसेप्ट क्रॉस प्रोडक्ट का पूरा हो जाए, तो क्वेश्चन के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन आपको घर के लिए भी दे दूंगा। हाँ भाई देखिए, एक इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये भी कई बार कंफ्यूज कर देता है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में देखिए भाई, ये हमारे पास कोई भी एक ए वेक्टर था और एक कोई बी वेक्टर ऐसे है किसी एंगल थीटा। रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, डायगोनल हमें रिजल्टेंट दे देगा, तो एक पैरेललोग्राम हो गई है जी तैयार हमारी। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा ना, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस पैरेललोग्राम का एरिया दे देगा, एरिया के बराबर आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये पॉइंट पढ़ा है आपने? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं पढ़ा है तो बड़े ध्यान से समझना भैया इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आप अगर चेक करेंगे, देखिएगा वो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, आपको ये पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला? ये टू एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की, ए एंड बी, तो क्या लिखेंगे हम? एक इसका बेस हो गया ए और मल्टीप्लाई में हाइट इसकी h, ऐसे बात करते हैं हम पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है भाई, ए लिख लिया, ये हाइट h आप निकाल सकते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू। तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू में से आप h निकालना चाहते हैं और आपको हाइपोटेनियस गिवन है बच्चों, परपेंडिकुलर निकालना है, तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन थीटा, परपेंडिकुलर h अपॉन में हाइपोटेनियस b, तो h की वैल्यू आ गई जी b साइन थीटा, h की वैल्यू आ गई b साइन थीटा। अब ये h की वैल्यू यहाँ रख दो, b साइन थीटा। ये तो भाई देखा देखा लग रहा है, कुछ फीलिंग आ रही है, a b साइन थीटा क्या बन गया? ये पूरा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, और ये किसके बराबर आ गया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब आपको पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड अगर गिवन है तो आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वहां से एरिया मिल जाएगा। यस, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। हाँ, टू एडजेसेंट साइड है आपके पास तो आप वहां से पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके। तो बच्चों इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था, ए इसको एक तरीके से और किया जाता है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि अगर साइड ना देके डायगोनल दे दिए जाए, अगर साइड ना देख के इसके डायगोनल दे दिए जाएं तो फिर हम कैसे करेंगे, वो चीज़ आपने समझनी है। देखिए ये भी मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल करने के लिए तैयार हो जाएंगे फिर हम इसके बाद। बी एक पॉइंट, अगर आपको डायगोनल दे दिए गए कि भाई ये एक ए था, ये एक बी वेक्टर था और ये पैरेललोग्राम हो गई। अब यहाँ पर दो डायगोनल दे दिए गए, कैसे दे दिए गए कि एक ऐसे दे दिया गया, मान लो इसको मैं p वेक्टर मान रहा हूँ, डायगोनल रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आएगा, दूसरा एक डायगोनल ये दे दिया मान लो,
इसको मैं Q मान रहा हूं, और P एंड Q की वैल्यू आपको दे दी गई। ये वैल्यूज आपके पास गिवन है। अब पूछा बताओ एरिया कैसे निकालोगे इसका। अब इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे, साइड से तो समझ में आ गया कि टू एडजेसेंट साइड है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करो और उनका मैग्नीट्यूड निकालो, आपके पास एरिया आ जाएगा। लेकिन डायगोनल से एरिया कैसे निकालेंगे वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो भैया मैं कह रहा हूं कि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप सीधा क्या कर देना कि P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड निकाल के और आधा कर देना, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ठीक है, दो डायगोनल आपके पास गिवन है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड निकाल के आधा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। पूछेगा नहीं सर कि कैसे आएगा, ये नहीं पूछना है तुम्हें, मैं भाई बता दूं कैसे आएगा। यस सर। यस सर, बता दो। देखो, जो P वेक्टर होगा उसको मैं लिख लूं A वेक्टर प्लस B वेक्टर, यस या नो में बताते जाओ बस। P वेक्टर को लिख लूं मैं A वेक्टर प्लस B यस वेक्टर, सर। ठीक है, क्योंकि Yes, sir. रिजल्टेंट होता है ना हमारा वो दोनों के बराबर, ऐड कर देते हैं उनको, इनके बराबर इफेक्ट शो करता है। ऐड का मतलब ये नहीं कि आपने एक 4 है एक 7 है मैग्नीट्यूड को ऐड करके दे दिया तो इस तरह से 11 बता दिया, वो नहीं है। यहाँ पर इन दोनों के बराबर इफेक्ट, ये B है तो इसको भी B मान लेंगे। हाँ बोलिए। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बोल सकते हैं अभी। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कैसे बोल सकते हैं? सर P वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। हाँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बिल्कुल, हाँ यही है ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम। जो रिजल्टेंट आता है, ये जो रिजल्टेंट आया है ना P, ये A और B का ही तो है, तो ऐसे तो लिखते थे हम। यस ठीक है, ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन फर्स्ट बन गई, मान लीजिए ऐसा। अच्छा, एक ये और बनाना चाह रहा हूं मैं, ऐसे मैं एक बार डायग्राम नीचे बना लेता हूं इसका, कि ये जो हमारा A था और इधर हमारा एक B था और इधर हमारा एक Q है, ऐसे Q है। अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, टेल हेड ये A का, ठीक है, यहाँ से टेल और हेड ऐसे जा रही है, तो रिजल्ट कौन बनेगा एक बार देखिए फिर से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग। मैं एक बार फिर से आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ बच्चों। यहाँ पर एक A वेक्टर था, ये B वेक्टर है, और इसको मैं यहाँ पर ऐसे Q वेक्टर दिखा रहा हूँ। तो चलिए मुझे बताइए इसका रिजल्टेंट कौन होगा, कैसे लिखें? सर ए वेक्टर। प्लस Q वेक्टर। हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। A वेक्टर जो हेड से हेड अपोजिट ऑर्डर के अंदर मिल रहा है वो रिजल्ट है यहाँ पर A वेक्टर रिजल्ट है। तो A वेक्टर इज इक्वल्स टू आ गया हमारा, क्या आ गया सर, B वेक्टर प्लस Q वेक्टर। तो यहाँ से अगर आप Q वेक्टर को चेक करेंगे तो वो कितना आएगा, A वेक्टर माइनस B वेक्टर। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। P की वैल्यू आ गई है, Q की वैल्यू आ गई है। चलिए अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं दोनों साइड से, P प्लस Q, तो क्या आएगा, यहाँ पर अगर आप इनको ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, सीधा ऐड कर लेते हैं, A प्लस A हो जाएगा 2A, लेकिन इनको ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ गया सर हमारा, यहाँ से कितना आ जाएगा 2A वेक्टर, और इस 2 को नीचे कर देता हूँ तो ये A वेक्टर की वैल्यू आ गई। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई दोनों को ऐड करने पे? यस सर। एक स्टेप Yes, और कर sir. लो B निकालने के लिए, मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, मतलब P माइनस Q, तो यहाँ आएगा 2B, तो नीचे 2, ये आ गया हमारा B वेक्टर। A और B आ गए भाई दो। चलिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड करते हैं, A क्रॉस B निकालते हैं, ठीक है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं इनका, क्या क्या था हमारा देखिए, वैल्यू रख देता हूं मैं। A की थी P प्लस Q अपॉन में 2, क्रॉस प्रोडक्ट P माइनस Q अपॉन में 2, 1/2 1/2 मल्टीप्लाई होके 1/4, ये आगे लिख लिया पूरा।
जब आप यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करने जाएंगे तो बोलिएगा P क्रॉस P का क्रॉस प्रोडक्ट 0। 0। फिर मैं करूंगा P का Q के साथ, ठीक है, माइनस है कोई बात नहीं, आगे लिख लिया, तो माइनस P क्रॉस Q बन गया, ये इतना आ गया। फिर हम Q का करेंगे तो प्लस Q क्रॉस P आ गया, और Q का Q के साथ तो 0 हो जाएगा, नहीं लिखते हैं इसको। चलिए जी, बड़ी अच्छी बात हो गई ये तो। अब यहाँ हमारा समझ में आ रहा है भाई? Yes, सर sir. एंटी प्रॉपर्टी। अब हाँ, अब हम एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो माइनस खत्म कर देता हूँ और इसको लिख दूं मैं Q क्रॉस P, और एक पहले से प्लस Q अरे क्रॉस यहाँ पे माइनस क्यों आया? माइनस Q आया। ये P की जब Q के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो माइनस नहीं है यहाँ पर आगे, तो P और Q की मल्टीप्लाई तो माइनस PQ, और P क्रॉस P यहाँ हो गया हमारा। अब जैसे ही मैं इसको उल्टा करूंगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं A क्रॉस B इज इक्वल्स टू माइनस B क्रॉस A, तो जैसे मैं P क्रॉस Q को Q क्रॉस P करूंगा, माइनस एक और आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बताओ भाई, समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ Yes, पर sir. 1/4 Q क्रॉस P, Q क्रॉस P तो 2 Q क्रॉस P, मैग्नीट्यूड में चल रहा है और ये पूरा। अब ये यहां से 2 आ गया, तो A क्रॉस B जब हमने किया उसका मैग्नीट्यूड किया यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे पास आया ये Q क्रॉस P का मैग्नीट्यूड अपॉन में 2, या आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड में बराबर लिख सकते हो, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड है ना, तो आप B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड बराबर लिख सकते हो, वैल्यू की बात। माइनस क्यों आता है? डायरेक्शन अपोजिट, क्योंकि A क्रॉस B एंटी क्लॉकवाइज तो B क्रॉस A क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस लगता है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड रखें तो बराबर लिख सकते हैं ऐसे। तो A क्रॉस B पैरेललोग्राम A क्रॉस B, उसका मैग्नीट्यूड क्या देता था? एरिया। तो डायगोनल से एरिया किसके बराबर आ गया? P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड अपॉन में 2। तो P क्रॉस Q उसको सोल्व कीजिए, मैग्नीट्यूड निकालिए, उसका हाफ कर देंगे तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, और जो कि एरिया था। भाई हमने इससे पहले देखो सबसे ऊपर जो डिस्कस किया था वो यही तो था कि जैसे आप A क्रॉस B करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग के अंदर, ये तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड हमें क्या दे रहा है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे दे रहा है? हमें प्रूव करके बता दिया ये। तो यहां मैंने फिर वही A क्रॉस B निकाल लिया और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, यही तो हमें एरिया दे देगा। और A क्रॉस B का जब मैग्नीट्यूड निकाला है यहाँ पर, तो वो आया है P क्रॉस Q के मैग्नीट्यूड और अपॉन में 2 के बराबर, और ये P और Q क्या थे? डायगोनल। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में अगर आपको 2 डायगोनल दे रखे हैं पैरेललोग्राम के, तो वहां पर आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपको 2 एडजेसेंट साइड गिवन है तो भी आप वहां से उसका एरिया निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड करके। क्लियर है दोनों पॉइंट? Yes, sir. यस सर। देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, अब सारा जितना भी हमने ये वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा है एक एक करके। पहला सर A क्रॉस B इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ये जो रिजल्ट आएगा ये वेक्टर होगा, और ये वेक्टर इन A और B से परपेंडिकुलर होगा, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं A क्रॉस B। तीसरा वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, ये पॉइंट हो गया। सेकंड, I क्रॉस I करेंगे 0 करेंगे, J क्रॉस J करेंगे 0 करेंगे, K क्रॉस K अगर सेम वेक्टर के यूनिट प्रोडक्ट 0, I क्रॉस J करना है तो आप प्लस का K लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल I J K एरो। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, A क्रॉस B बराबर होगा माइनस B क्रॉस A, इसके एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं, A क्रॉस B को मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं, तो आप B क्रॉस A मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं।
डायरेक्शन कैसे देखी जाएगी यहाँ से, इस जो रिजल्टेंट की वेक्टर जो आया है, राइट हैंड स्क्रू रूल से या राइट हैंड थंब रूल से। इतना आ गया भाई। फोर्थ पॉइंट इसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपको टू एडजेसेंट साइड गिवन है पैरेललोग्राम के लिए, ए बी थीटा एंगल पैरेललोग्राम, तो आप ए क्रॉस बी करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल के लिख सकते हैं किसके बराबर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, या आपको इसके डायगोनल दे रखे हैं, ये डायगोनल पी, ये डायगोनल क्यू, तो आप इस एरिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड अपॉन में 2। ठीक है भाई। अगर आपको इसमें एक है कि ट्राइंगल का एरिया बताओ आधा, ये कोई भी हाफ ही एरिया, तो जो भी आपने ट्राइंगल का अगर यहां पर निकालना हो, ट्राइंगल के लिए इसका ट्राइंगल एरिया निकालना हो तो इसका हाफ कर देंगे, जो पैरेललोग्राम का एरिया है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड उसका हाफ करके। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं और फिर हमें इस पे क्वेश्चंस करने हैं ए क्रॉस बी के ऊपर। चलिए क्वेश्चन हम, अब आप क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा और कल हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आए भाई सारे पॉइंट्स क्रॉस प्रोडक्ट को लेके? यस सर। तो एक बार पूरा मैंने ये कंप्लीट कर दिया है क्रॉस प्रोडक्ट को, जो नहीं पढ़ा था पहले वो भी करा दिया है आपको, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका। क्वेश्चन भेजूं आपके पास बुक में से, वो क्वेश्चंस करके देखने हैं, कल हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और इवनिंग की क्लास आज होगी, उसके बाद फिर हम ब्रेक रखेंगे। उस ब्रेक में मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको और प्रैक्टिस के लिए। एक मैंने काफ़ी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर की थी इवनिंग में, टाइम लगे तो ज़रूर देखना बच्चों। ठीक है, हमारे जो एच सी वर्मा का नाम सुना है ना, तो एक आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर रहे फिजिक्स के, उनकी एक वीडियो शेयर की है, वो ज़रूर देखना। काफ़ी मोटिवेटेड वीडियो है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए इस क्लास को हम ख़त्म कर देते हैं। आज की क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हमने, क्रॉस प्रोडक्ट का पूरा रिवीजन एक बार कर लेना और फिर क्वेश्चंस करके देख लेना। अपनी प्रेजेंट जरूर भेज दिया करो भाई डेली, एक सिर्फ पी लिख के भेजना होता है, उसमें कंजूसी मत करना।